बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हो चुका है और मौजूदा अदलिया एस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल अपना जो दबाव है वो बढ़ाती चली जा रही है। मामला क्या है जी, कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। आज क्या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी हैं। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, जजिस के साथ, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के साथ बैकडोर राबता करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस राबते पर कुछ ख़ास रिस्पॉन्स आप कहें नहीं दिया गया। और इस ख़ास रिस्पॉन्स ना देने का मतलब ये है कि हुकूमत के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा लगाया है। इस पर भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है शायर अहमद फरहाद के केस में। इस केस की आज समाअत हुई। अदालत ने बाज़ियाब करने का हुक्म दिया हुआ था, लेकिन अभी तक जो बाज़ियाबी है वो शायर अहमद फरहाद की नहीं हो सकी। जिस पर अगर आपको खुलासा बताऊं तो अदालत ने जो आज अहकामात दिए हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, वो ये दिए जी कि जो सेक्टर कमांडर है ISI के, उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब किया है। ना सिर्फ ये, बल्कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से अपने रिमार्क्स में ये कहा गया है कि एक जो सेक्टर कमांडर है उसकी हैसियत एक SHO की है। तो ये अल्फाज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से इस्तेमाल किए गए हैं। हिस्ट्री उठाकर देख लें, जिस तरह से मौजूदा सूरत हाल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जो जजेस हैं, ख़ास तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने जो एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, इस तरह का मौक़िफ़ किसी ने भी इख्तियार नहीं किया हुआ था। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया गया है और इस तहरीरी हुक्मनामे में 12 खौफनाक सवालात उठाए गए हैं। पहले तो आपके सामने मैं ये शेयर करता चलूँ, जो समात का हवाल है, आपने बहुत सारी जगहों पर कुछ रिमार्क्स रिपोर्ट होते हुए भी सुन लिए होंगे। बुनियादी चीज़ें उसमें यही थी कि समात 29 तारीख तक मुलतवी की गई है। ISI के सेक्टर कमांडर को तलब किया गया और कहा गया है कि ISI का जो सेक्टर कमांडर है वो एक SHO के बराबर है, इसलिए ये ना समझें कि कोई बड़ा शख्स है जिसे हम अदालत में बुला रहे हैं तो वो अदालत में आए और अपना जो बयान वगैरह है वो भी अदालत में इधर पेश होकर वो दें। लेकिन उसके बाद तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया और उसमें 12 सवालात उठाए गए। मैं 12 सवालात पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर मज़ीद दीगर डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं जी। सवाल नंबर 1 क्या पूछा गया जी कि IG इस्लामाबाद पिछले 1 साल के तमाम थानों में नामालूम अफराद के हवाले से दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट पेश करें, जिसमें तफ्तीशी अफसर ने जो है वो लवाहिकीन के बयानात किसी एजेंसी पर लगने वाले इल्ज़ामात के हवाले से रिकॉर्ड किए हों और इस ज़मन में तफ्तीश करते हुए मुतलका एजेंसी के सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद किया हो। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पहला जो सवाल है वो उठाया है। तो वो एक मिसाल है ना जी कि नमाज़ें बख्शवाने चले थे और रोज़े गले पड़ गए, मतलब अजीब सी इस तरह की एक मिसाल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो मामला एक उठा था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने, शायर और सहाफ़ी अहमद फरहाद का, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो स्टैंड ले लिया है, अब जो बाकी लापता अफराद हैं उनके हवाले से भी डिटेल मांगी गई हैं जी। लापता अफराद, सवाल नंबर 2, लापता अफराद व जबरी गुमशुदगियों के लवाहिकीन की रियासती मदद बतौर हरजाना किस तरह मुमकिन है और इसके लिए क्या तरीक़ाकार दरकार है। सवाल नंबर 3, अमूमी तौर पर ISI, MI और IB पर लापता अफराद जबरी गुमशुदगी के हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी साख और इंतज़ामी अमूर मुतासिर होते हैं और अवाम की नज़र में इन इदारों के बारे में मनफी तासुर फैलता है। इस हवाले से रियासत ने क्या इक़दामात उठाए हैं जिससे इदारा जाती मुखासमत को ख़त्म किया जा सके, जिससे ये तासुर ख़त्म किया जा सके। वज़ीर कानून और सेक्रेटरी कानून को इस हवाले से अदालती मुआविन मुकर्रर किया जाता है। मतलब आखिर ऐसी इसकी क्या रीज़न है कि क्यों कोई भी जबरी गुमशुदगी होती है तो ISI या MI या IB को इस हवाले से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, इससे उनकी साख मुतासिर होती है। तो ये सारी डिटेल्स मुआवनत जो है वो तलब कर ली गई है। ISI, MI और IB में सेक्टर कमांडर के फ़राइज़ में क्या अमूर शामिल हैं और किस कानून के तहत इनकी वजाहत की गई है। इंतज़ामी अमूर के हवाले से तीनों इदारों के अफसरान किस कोड ऑफ कंडक्ट के ताबे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह कहा है। सवाल नंबर 5,
पिछले एक साल में किसी भी दर्जशुदा मुकदमे में किसी तफ्तीशी अफसर ने किसी भी ISI, MI या IB के अमले अफसरान का बयान कलमबंद किया हो और शामिल तफ्तीश किया हो, अगर ऐसा किया है तो इसका तरीक़ाकार क्या है? जस्टिस मोहसिन अख्तर कायनी साहब का सवाल। सवाल नंबर 6, ISI, MI और IB ने बतौर महकमा पुलिस FIA और CTD के साथ मुश्तरका तौर पर काम करने के हवाले से कोई SOPs कवायद व ज़वाबित जारी कर रखे हैं तो इनकी वजाहत की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। सवाल नंबर 7, बताया जाए ISI, MI और IB ने आज तक कितने अफराद को तहकीकात के सिलसिले में ज़ेरे हिरासत लिया और इस तफ्तीश के ज़मरे में पुलिस ने कितने मुकदमात दर्ज करके मुल्ज़िमान को चालान किया? तो मतलब है कि बहुत सारी जो डिटेल्स हैं वो जस्टिस कियानी साहब की जानिब से तलब कर ली गई हैं। पिछले एक साल में ISI, MI, IB के अफसरान किसी शख्स की नाजायज़ हिरासत, ब्लैकमेलिंग, फ़ोन टेप करने या हरासा करने में मुलव्वस पाए गए तो इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है और कितने सरकारी अफसरान को सज़ा दी गई? यानी कि अगर कुछ अफसरान हैं इन खुफिया एजेंसीज़ के, हो सकता है कि वो ज़ाती तौर पर भी कुछ किसी से बदला लेने के लिए इस तरह का कुछ कर रहे हों, तो अगर वो पकड़े गए तो क्या कार्रवाई हुई? वो मैंने कहा था ना शुरू में कि मामला खुला था खाली एक शायर अहमद फरहाद के हवाले से, लेकिन मुसलसल कहा कि अब बाज़ियाबी का नहीं करवाई जा सकी, फिर डिटेल्स मांगी गई, चीज़ें पूछी गई, वो नहीं बताई गई, तो अभी ना सिर्फ ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया बल्कि ये जो 12 सवालात हैं इनको मैं किस लिए खौफनाक 3 सवालात कह रहा हूँ आपको, ये जो पढ़कर सुना रहा हूँ इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। सवाल नंबर 9 है जी कि पिछले एक साल में पाकिस्तानी शहरी गैर मुल्की अफराद को किसी भी एजेंसी ने अपनी तहवील में लिया हो तो इस अमल में होने वाले अखराजात की मद में कितनी रकम खर्च की गई? तो ऑडिट रिपोर्ट्स तक आप कहेंगे तलब कर ली गई हैं जी। सवाल नंबर 10, ISI, MI, IB के मजाज अफसरान ज़ाती हैसियत में पेश होकर अपने अपने महकमे के इंतज़ामी अमूर के हवाले से अदालत की मुआवनत करें, तो इनको भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। सवाल नंबर 11, ये सहाफ़ियों से पूछा गया जी कि PFUJ के सेक्रेटरी बतौर अदालती मुआवन बताएं कि लापता अफराद के मुकदमात की रिपोर्टिंग के क्या असरात हो सकते हैं? ये रिपोर्टिंग किस हद तक आम शहरी के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मददगार हो सकती है और क्या कानून ऐसी रिपोर्टिंग पर किसी कदगन की इजाज़त देता है और लापता अफराद जबरी गुमशुदगियों के अमल को रोकने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जा सकता है? अच्छा, ये सवाल इस वजह से भी पूछा गया क्योंकि आज हामिद मीर साहब ने वो भी अदालत में पेश हुए थे और अदालती मुआविन के उनको भी बनाया गया है। तो उन्होंने कहा था जी कि पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी और अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि अदालती रिमार्क्स को रिपोर्टिंग को आप नहीं कर सकते हैं। तो इस पर जस्टिस कियानी साहब ने कहा कि ये जो केस वो सुन रहे हैं लापता अफराद की हद तक, एक तो क्योंकि नोटिफिकेशन और वो केस उनके सामने नहीं है तो उस पर तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर कोई हुक्म नहीं दे सकते, लेकिन ये जो केस है इसमें इजाज़त दे दी है जी कि आप जो अदालती रिपोर्टिंग है वो आप करेंगे, कोई पैमरा शैमरा का नोटिफिकेशन नहीं। और दूसरे नंबर पर ना सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया कि अब ये बात है कि जी अदालती रिपोर्टिंग पर आप पाबंदी लगा रहे हैं तो अब हम इस समात को ही बराह रास्त दिखाएंगे। तो ये 2 काम जस्टिस कियानी साहब की जानिब से आज मज़ीद किए गए हैं और ये उसी से रिलेटेड फिर सवाल उन्होंने पूछा है जी। आखिरी सवाल, एजेंसीज़ के अंदर वो कौन से इंतज़ामी तरीक़ाकार बाकायदा तौर पर वजाहत से नोटिफाइड हैं जिससे इन एजेंसीज़ के अंदर मौजूद एहतसाब का निज़ाम नज़र आता हो और इस सेल्फ चेक मेकनिज़म के तहत इदारे के अफसरानों मुलाजमीन अपनी गलतियों कोताहियों और गैर कानूनी अमूर के ज़िम्मेदार हों? तो ये 12 सवालात हैं जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से मांगे गए हैं। तो बहरहाल मुझे नहीं लगता, मेरा ये ज़ाती ख्याल है, होपफुली मैं जो सा वो इस हवाले से गलत हूँगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये 12 जो सवालात हैं इनके हवाले से कोई चीज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने रखी जाएगी। लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो इसके मज़ीद भयानक नताइज होंगे क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जिस तरह से स्टैंड लिया है और जो कुछ अहकामात उनकी जानिब से आ रहे हैं तो ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है कि अब पीछे अदलिया नहीं हटने जा रही और मेरे ख़्याल से ये एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक किस्म का इन चीज़ों से आज मज़ीद जो दबाव है वो बढ़ा है। बहरहाल जी जो कुछ आज अदालती रिमार्क्स वगैरह सामने आए हैं इस कार्रवाई के वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। चीदा कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जी। क्या हुए हैं जी, एक मिनट में थोड़ा सा निकाल लूँ। अच्छा, तो एक मौके पर जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा
कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, हम सब एक आदमी के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए खड़े हैं। गुज़श्ता 3 सालों में जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। एक टीम जो काम करके गई थी, दूसरी टीम ने इसे मुलजिम बना दिया है। तो ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने भी लास्ट 3 ईयर्स यानी कि इमरान खान साहब की जब से गवर्नमेंट गिराई गई उसके बाद का हवाला देते हुए उन्होंने ये रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि एक शख्स के लिए नहीं पूरे मुल्क के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये भी उन्होंने आज क्लियर कर दिया। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ये सोच रहा है कि जजिस इमरान खान के लिए डट गए, तो ऐसा नहीं है। जजिस इमरान खान के लिए नहीं बल्कि 8 फरवरी के बाद जजिस ने भी ये देख लिया है, अदलिया ने भी ये देख लिया है कि अवाम कहाँ पर खड़ी हुई है और इस वजह से वो डट गए। इस वजह से अदलिया का जो रवैया है वो तब्दील हुआ है और जिस लाइन पर एक इमरान खान साहब चल रहे हैं उस लाइन पर ये भी चल पड़े हैं। अच्छा, फिर इसी तरह एक मौके पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कर दें कि एजेंसियों को कानून साजी करके 6 माह हिरासत में रखने का इख्तियार दे दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, नहीं आइन में इसकी इजाज़त नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा जी आइन इन बाकी चीज़ों की इजाज़त भी नहीं देता जो हो रही हैं। यानी कि अगर एजेंसीज़ को कोई शक और उस वाले से उन्होंने कहा कि चलें ठीक है फिर 6 माह के लिए कोई कानून साजी कर दें, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी नहीं, इसकी कोई इजाज़त नहीं है। तो अभी जो कुछ हो रहा है, बंदा ही अगवा कर दिया, पता ही नहीं बंदे का कहाँ है, तो क्या उसकी इजाज़त है जी? अच्छा, फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक मौके पर कहा क्या कोई मिसाल है कि किसी इंटेलिजेंस अफसर को प्रोसिक्यूट किया गया हो? इस पर जी IG इस्लामाबाद ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये जो इस्तिस्ना मिला हुआ है इसी इस्तिस्ना को ही ख़त्म करना है। यानी कि अगर कोई ऑफिसर इस तरह से एजेंसी का मुलविस हो तो वो क्यों इस्तिस्ना उसको हो, वो भी आइन व कानून के मुताबिक उसको भी चलाया जाएगा और इस इस्तिस्ना को हमने ख़त्म करना है जी। इसी तरह से जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने मज़ीद कहा जी उनके गैर मामूली कुछ रिमार्क्स हैं। अदलिया इदारों के मातहत नहीं है, वो इसे मातहत लाने की कोशिश भी ना करें। यानी कि इन रिमार्क्स में भी पैगाम था कि जो कुछ माजी में होता रहा या जो कुछ किया जाता रहा अब ऐसा नहीं होगा। अदलिया किसी के मातहत नहीं है और कोई भी इदारा इसे अपने मातहत लाने की कोशिश ना करे। जब जब उन्होंने मुदाखलत की कोशिश की, बहुत खौफनाक नताइज आए। पाकिस्तान की तारीख बदनाम तरीन तारीख है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, हुकूमत ने अपना सियासी चेहरा बहुत अच्छा दिखाना होता है तो शफाफियत रखें। कोई पार्लियामेंट में हमारे मुतल्लिक बात करेगा, कोई वीलॉग करे लेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कह दिया, क्योंकि फैसल वाडा साहब इन दिनों काफ़ी ज़्यादा उछल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं आखिरी आदमी हूँगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करूँगा। यानी कि इस तासुर को भी उन्होंने अपने रिमार्क्स में बता दिया जी कि ये एक जो तासुर फैल रहा है कि शायद किसी बावर्दी अफसर की कोई बेइज्जती हो जाएगी, तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी बंदा हूँगा कि जो इस तरह बेइज्जती जो है वो करूँगा। यानी कि वो कोई किसी की इंसल्ट या बेइज्जती नहीं कर रहे और ना ही वो करना चाहते हैं। तो ये जी आज की समात का कुछ अहवाल मैंने आपके साथ शेयर किया है जी। जजेस से रब्ते की कोशिश मौजूदा हुकूमत की जानिब से की गई। इवन के राना सनाउल्लाह ने तो खुलेआम कह दिया था जी कि आप बैकडोर हमसे कोई रब्ता करें और वहाँ पर सेटलमेंट करें, लेकिन उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा रिस्पांस ना मिलने का मतलब जजेस ने कहा है कि एनफ इज़ एनफ, हम जो है वो अब ये नहीं हो सकता कि आप इस तरह से रब्ते करें। और पहले भी हमने मुदाखलत को, अगर ताकतवरों की मुदाखलत को रिपोर्ट कर दिया तो आपकी ये रब्ते क्या हमारे आगे हैं। तो बहरहाल जी ये एक बाखबर हल्कों की जानिब से ये तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं जी कि कोशिश हुई है लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, यानी कि इनकार हो गया। फिर इसी तरह से जी एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का जो केस है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 30 मई को इसे समात के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। यानी कि दूसरी तरफ तो दीगर जमातें हैं, उनके तो आप कहें कि बिल्कुल ही सिफर है जो उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बेहतर इलेक्शंस अपने करवाए हैं, लेकिन फिर भी हर दरमी के ऊपर अटके हुए हैं और PTI की इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 30 तारीख को केस समात के लिए मुकर्रर हो चुका है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लेट से नहीं अब वो करता तो फिर मेरे ख्याल से मामला हाई कोर्ट में ये जाएगा और अदालतें आइन व कानून के मुताबिक जो फ़ैसला है वो सुनाएंगी। आखिर में आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान के अगेंस्ट एक और मुकदमा बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। 24 न्यूज़ जो कि मोहसिन नकवी साहब का चैनल है, उस चैनल ने ये जो ख़बर है, ये जो टिकर्स हैं वो चलाए हैं और इन खबर के मुताबिक जी उन्होंने कहा है कि रियासती इदारे के सरबराह पर इल्ज़ाम लगाने के हवाले से इमरान खान के ऊपर एक और जो मुकदमा है
वो बनाया जा रहा है या बन चुका है। लेकिन ये एक नया मुकदमा खान साहब के अगेंस्ट आ रहा है। मेरे ख्याल से ये मुकदमा इस बात के सबूत के तौर पर भी आपके सामने मैं रखूँगा, और मेरे ख्याल से ये इनफ होगा कि इमरान खान के ऊपर ये जो सारे मुकदमे कायम किए गए नेक्स्ट वीक में ख़त्म होने जा रहे हैं, क्योंकि अदालतों से फ़ैसले आएंगे, अदालतों से आज़ादाना फ़ैसले आएंगे, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले आएंगे, और ख़ान साहब के ख़िलाफ़ ये जो मुंडे केसेज़ हैं वो ख़त्म होंगे। राय का असर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।